आप सबों का अध्याय 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाई जा रही है। चैप्टर का जो है स्क्रीनशॉट है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। ये क्लास 10 के इतिहास सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है। ये कौन है? ये है नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, अपने काम की चीजों पर पहुंचते हैं। तो चलो हम देखते हैं हमारे लिए क्या है। सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, तो चलो देखते हैं। गुड। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है, वो सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है, वाद विवाद। ठीक है, एक होता है वाद, दूसरा होता है विवाद। तो कहता है राष्ट्रवाद क्या है। तो चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। उत्तर है, कहता है राष्ट्रवाद वह राजनीतिक चेतना है जो किसी विशेष क्षेत्र, संस्कृति या समाज में रहने वाले लोगों के बीच उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला चीज इसमें देखो, एक चेतना है, और ये चेतना क्या है? राजनीतिक चेतना है। ध्यान दो, सामाजिक चेतना नहीं है, क्या है? राजनीतिक चेतना है। तो जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राज करने की नीति की बात करते हैं, यानी शासन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शासन की बात करते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसा राजनीतिक ऐसा चेतना है जो शासन की बात करेगा, यानी हमारे देश पे किसका शासन हो, अगर शासन है तो वह किस प्रकार का शासन होना चाहिए। तो जब कोई चीज राजनीतिक चेतना होती है तो वह हमेशा किसी विशेष क्षेत्र में, संस्कृति या समाज में रहने वाले लोगों के बीच ही उत्पन्न होती है। अब ऐसा नहीं होगा कि फ्रांस के लोगों की राजनीतिक चेतना अलग होगी और भारत के लोगों की राजनीतिक चेतना अलग अलग होगी। उसके लिए एक विशेष क्षेत्र चाहिए। तो क्लियर हो गया, राष्ट्रवाद को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। गुड। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? मेजनी एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने क्या क्या किया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, मेजनी कहाँ का था? इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। अब देखो, वो साहित्यकार भी था। पहले जो कवि और लेखक होते थे ना, वो हमेशा लोकतंत्र समर्थक होते थे। आज भी जो कवि और लेखक होते हैं वो हमेशा अपनी किताबों में अच्छी बातें लिखते हैं। अच्छी बातें लिखेंगे तभी लोग उसको पढ़ेंगे। तो साहित्यकार के अलावा वो क्या था? गणराज समर्थक भी था। गणराज बोले तो लोगों के राज, लोकतंत्र की बात करता था। और सबसे अच्छी बात क्या था ना, वह एक कुशल सेनापति था, यानी योद्धा भी था। क्या था? योद्धा भी था। तो जब भी कोई योद्धा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो साहित्यकार भी हो, लोगों का समर्थक भी हो, लोगों के शासन का, और सेनापति भी हो, तो उसकी सबसे अच्छी बात क्या होगा? वह अपने देश को एकजुट रखना चाहेगा, अपने किताबों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, और अपने युद्ध कला के माध्यम से। तो बिजनी के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कहता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? अब फ्रांस, यूरोप का एक और देश है जर्मनी। जर्मनी के एक होने की बात हो रही है, एकीकरण। तो जब भी कोई चीज को एक करना चाहेंगे तो क्या होगा? बाधाएं होंगी। तो ये पूछ रहा है कि वो बाधाएं कौन कौन थी। तो एकीकरण हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जर्मनी कई छोटे राज्यों में बटा था। छोटे छोटे राज्यों को ही हमें एक करना है। जब भी कोई चीज बटा होगा तो क्यों बटा होगा? इसलिए बटा होगा, उसमें कुछ मतभेद होंगे। और वो मतभेद क्या हो सकता है? राजनीतिक मतभेद भी हो सकता है, सामाजिक मतभेद भी हो सकता है, और धार्मिक मतभेद भी हो सकता है। ये सब इसके कारण थे। और जब मतभेद होगा तो क्या होगा? एक करने की जो भावना होती है, जिसका नाम कि राष्ट्रवाद है, वो हमेशा क्या होगा? कमजोर रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? कमजोर रहेगा। तो क्लियर हो गया 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, अब हम पहुंचते हैं चौथा नंबर सवाल की ओर। कहता है मेटरनिक युग क्या है? जब भी हम किसी युग की बात करते हैं तो उसके शासनकाल की बात करते हैं। रहने देते हैं, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो मेटरनिक था कौन और क्या था। तो मेटरनिक क्या था? चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था।
और अब उसका शासनकाल कब से कब तक था? 1830 से 1848 तक था। इसी शासनकाल को हम क्या कहते हैं? मेटरनिक का युग कहते हैं। उसने जो शासनकाल किया और उसके शासनकाल, जब भी कोई व्यक्ति शासन करता है तो उसके जीवन का कोई उद्देश्य होता है, उसके शासन का कोई उद्देश्य होता है। तो इस व्यक्ति के शासक का उद्देश्य था कि वो जो है इटली का एकीकरण नहीं चाहता था, इसलिए उसने क्या किया? इटली के एकीकरण का हमेशा विरोध किया। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न था जिसमें कि हमें 20 शब्दों में ही उत्तर देना था। हमें 20 शब्दों में ही उत्तर देना था। अब जो सवाल आएगा वो क्या आएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसको कि हम 50 शब्दों में उत्तर देते हैं, 40 शब्दों में उत्तर देते हैं, कभी कभी 60 शब्दों में भी उत्तर देते हैं। तब हम लोग उसको देखते हैं। चलो देखते हैं। गुड। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? आपसे फ्रांसीसी क्रांति के कारण पूछे जा रहे हैं, तो हमको इसका कारण देना है। चलो देते हैं। तो देखो, क्रांति हो रहा है, जब भी क्रांति हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ लोगों ने विरोध किया। तो सबसे पहले चलो पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। 1848 की क्रांति थी फ्रांसीसी जनता, यानी पहला सबसे बड़ी बात है कि इस क्रांति को किसने किया था? फ्रांसीसी जनता ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनके ऊपर कुछ चीज थोप दिया गया था, उन्होंने अपनाया नहीं था। ये जो फ्रांसीसी जनता है, इन्होंने अपनाया नहीं था, इनके ऊपर थोपा गया था। जब भी कोई चीज थोपा जाता है तो खराब चीजें थोपी जाती है। तो क्या थोपा गया था उसके ऊपर? पुराने विचार। और राजा वो बोले तो और वो बोले तो और अभिजात वर्ग की निरंकुशता, एक तो उनके ऊपर पुराने विचार थोप दिए गए थे और इन लोगों की निरंकुशता थी, यानी ये लोग बहुत निर्दयी थे। तो इन सबों के खिलाफ फ्रांसीसी जनता ने क्रांति किया, जिसका नाम क्या था? 1848 की क्रांति थी। अब सवाल है कि क्रांति हुआ क्यों? क्रांति इसलिए हुआ क्योंकि वहां राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी थी। और ये जो भावना जागी किनके बीच जागी? मध्यम वर्ग की। अभी अगर देखोगे तो अपने देश में जो मध्यम वर्ग है उसके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है। यही कारण है कि पाकिस्तान की औकात उसके घर में ही जाकर बता दी गई है। तो मध्यम वर्ग में जब भावना कोई चीज जगेगी तो वो पूरे राष्ट्र में जगेगी। क्यों पूरे राष्ट्र में जगती है? क्योंकि मध्यम वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा होती है। राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी थी और जनता में क्या था? असंतोष बढ़ा था। क्रांति हुआ था यानी संतोष नहीं, उसकी जगह असंतोष था। और यह असंतोष क्या हुआ? इसने 1848 ईस्वी में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। क्लियर हो गया ये? अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो भूमिका या तो पॉजिटिव होगा, भूमिका या तो निगेटिव होगा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो यहां पर क्या है? नकारात्मक है। क्या नकारात्मक है? पढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया ने इटली और जर्मनी के एकीकरण का क्या किया था? विरोध किया था। दोनों के एकीकरण का विरोध किया। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसने क्या किया? इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचला। ये नहीं चाहता, विरोध किया। जब विरोध किया तो इसका मतलब है कि वहां का जनता जो एकीकरण के पक्ष में थी उसको क्या कर दिया गया होगा? उसको कुचल दिया गया होगा। तो इसने क्या किया? इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचल दिया। 1866 ईस्वी में, कब? 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने, यानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इटली और प्रशा से युद्ध किया। अब जो विरोध किया होगा उसको कुचला होगा, तो कुचलने के लिए इसको क्या करना पड़ा होगा? इसको युद्ध करना पड़ा होगा। तो यह युद्ध किससे किया था? इटली और प्रशा से किया था। कई बार कुचला, लेकिन इस युद्ध में हो गया उल्टा। इसमें उसकी क्या हो गई? इसमें उसकी हार हो गई। जैसे ही उसकी हार हुआ
तो वह पहले इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था, लेकिन इस मेटरनिक जो कि विरोधी था, इसकी क्या हो गई? हार हो गई। जब इसकी हार हो गई तब क्या हुआ होगा? तो इसने जिसका विरोध किया था, कहा था कि एकीकरण नहीं करने देंगे, यानी अब क्या हो जाएगा? एकीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से एकीकरण का रास्ता क्या हो गया? साफ हो गया। क्लियर हो गया 2 नंबर सवाल। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल में चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? जिसकी फोटो थी, किसकी फोटो थी? नेपोलियन बोनापार्ट की फोटो थी। तो चलो समझते हैं। नेपोलियन ने यूरोप में पुराने राजतंत्रों को कमजोर कर राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। देखो, सबसे पहला शब्द यहाँ पे क्या है? राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। किसने किया? नेपोलियन ने किया। तो राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित हुई, एक भावना प्रबल हुई, इसका मतलब है कोई ऐसी भावना जो पहले ही से ही थी वो कमजोर हुई होगी। तो पहले क्या होता था? शासन की जो पद्धति थी वो क्या था? राजतंत्र था। तो राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई, इसका मतलब क्या हुआ? पुराना राजतंत्र क्या हो गया? कमजोर हो गया। कहां पे कमजोर हो गया? यूरोप में कमजोर हो गया। अब आते हैं जर्मनी में। आते हैं जर्मनी में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि उसी ने बनाई थी। उसके बाद क्या हुआ? यूरोप में सिर्फ जर्मनी नहीं था, और भी देश था। तो कहता है उसके बाद में क्या हुआ? यूनान हो चाहे पोलैंड हो, ऐसे ऐसे जितने भी देश थे, सभी देशों में राष्ट्रीयता की चेतना जो है जग गई। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ज्यादा नहीं लिखना होता है, इसलिए हमने इसको क्या किया है? कम ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो चलो देखते हैं। गैरीबाल्डी ने बुर्बो वंश को हराकर सिसिली और नेपल्स में सत्ता स्थापित की। देखो, यह एक क्या था? एक नाविक था और योद्धा भी था। उसने 2 जगह में सत्ता स्थापित की थी, सिसिली और नेपल्स में सत्ता स्थापित की थी। तो उसके पूर्व किसी और का सत्ता था, तो उस समय किसका सत्ता था? बुर्बो वंश का सत्ता था। तो इसको हरा करके उसने सिसिली और नेपल्स में सत्ता को स्थापित किया। उसके बाद जब इस दोनों पर उसकी सत्ता स्थापित हो गई, तो वो क्या चाहता था? वो चाहता था हम रोम पर आक्रमण करें। किस पर आक्रमण करें? हम रोम पर आक्रमण करें। लेकिन उसको रोका गया, किसी ने समझाया होगा, तो समझाने के बाद उसने रोम पर आक्रमण का विचार को छोड़ दिया। यहीं तक नहीं, दक्षिण इटली का शासक बनना उसके लिए आसान था, लेकिन उसने दक्षिण इटली का भी शासक बनने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। यानी वो क्या था? त्यागी था, है ना? तो और उसने क्या किया? उसकी जितनी भी संपत्ति थी उसने क्या किया? राष्ट्र को सौंप दिया। अब ऐसा व्यक्ति जो एक जगह का शासक भी नहीं बनना चाहे, क्योंकि उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली को मिलाना था, और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को सौंप दे, तो इसका क्या मतलब होगा? वह व्यक्ति त्याग और बलिदान का क्या होगा? आदर्श प्रस्तुत किया होगा। क्लियर हो गया? हमने इसको भी क्लियर कर लिया। 4 नंबर। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखते हैं। विलियम, यहां थोड़ा सुधार लो, विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था कैसे? तो क्वेश्चन क्या है? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। लेकिन कहता है कि यह इसके लिए असंभव था। कैसे असंभव था? यानी एक व्यक्ति इसके लिए बहुत जरूरी था, वो था नाम विलियम फर्स्ट। क्या नाम था? विलियम फर्स्ट। तो चलो समझते हैं। विलियम फर्स्ट क्या थे? राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक थे। जब भी कोई व्यक्ति किसी अच्छी विचारों का समर्थक होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ होगा? इसका मतलब हुआ होगा उस व्यक्ति के नेतृत्व में उस देश में यानी जर्मनी में सुधार भी हुए होंगे और औद्योगिक क्रांति भी हुआ होगा। दोनों चीज हुआ। ठीक है। विलियम प्रथम इसी की नीतियों से, ये राजा थे, इन्होंने मंत्री नियुक्त किया होगा, सेनापति नियुक्त किया होगा, मार्गदर्शक मंडल होगा, उसी नीतियों से बिस्मार्क को एकीकरण का समर्थन मिला कि ठीक है आप जर्मनी के एकीकरण कीजिए, और जब किसी राष्ट्र को एकीकरण करना होगा तो कुछ बाधाएं होंगी, उसके लिए कुछ संसाधन चाहिए था, तो और उनको क्या मिला होगा? संसाधन मिला होगा।
और इन सभी चीजों से वो क्या हुआ, वो अपने उद्देश्य में क्या हो गया, सफल हो गया। क्लियर हो गया? सॉरी, इस लाइन को छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। हमने लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देख लिया है, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की और हैं। देखते हैं हमारा क्या है पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गरीबाल्डी के योगदानों को बताएं। देखो, किसी राष्ट्र का एकीकरण हो रहा है, तो राष्ट्र का एकीकरण एक व्यक्ति के प्रयास से असंभव था, तो वहां क्या हुआ, वहां 3 व्यक्तियों का योगदान था। एक व्यक्ति का नाम था मेजनी, दूसरे व्यक्ति का नाम था काबूल, तीसरे व्यक्ति का नाम था गरीबाल्डी। तो इन तीनों के बारे में कहता है लिखिए। तो चलो यहां से यहां तक लिखें। तुम चाहोगे तो अपने मन से भी 2 लाइन ज्यादा जोड़ सकते हो, 2 लाइन कम नहीं करना है, ज्यादा जोड़ना है। तो कैसे ज्यादा जोड़ते हैं उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जो मुख्य चीज है उसको हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या सब है। इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूल और गैरीबाल्डी का योगदान अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण था। तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था, मेजिनी ने किया था। किसने किया था, मेजिनी ने किया था। तो किस ईस्वी में किया था, 1820 ईस्वी में किया था। तो प्रयास जो वो किया होगा, तो प्रयास करने के लिए उसने कोई दल बनाया होगा, कोई संगठन बनाया होगा, या कोई किताब लिखी होगी। तो उसने क्या किया था, एक गुप्त संगठन बनाया था, जिसका नाम उसने क्या रखा था, कार्बोनारी। क्या नाम रखा था, कार्बोनारी। और यह जो गुप्त संगठन था तो इसमें क्या होंगे, इसमें लोग होंगे। तो वह जो लोगों का समूह था वह क्या था, राष्ट्रवादियों का समूह था। किसका समूह था, राष्ट्रवादियों का समूह था। अब जो कोई संगठन होगा तो उसका कोई काम होगा। तो इस संगठन का क्या काम था, इस संगठन ने छापामार गतिविधियों के माध्यम से इटली को गणराज्य बनाने की कोशिश की। अब यह कोई काम करने का कोशिश कर रहा होगा, तो इसका अभ्यास मतलब है, जब ये कोशिश कर रहा होगा तो इसके विरोध में कोई होगा, इसके विरोध में कोई होगा। तो कहता है कि मेजिनी को ऑस्ट्रिया के, एक देश था दूसरा, उसके विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध हुआ, लड़ाई हुई, तो या तो वह हारा होगा या तो वह जीता होगा। लेकिन वह 2 बार हार गया। लेकिन वो क्या हो गया, 2 बार हार गया। लेकिन इसकी हार भी क्या थी, जीत थी। लेकिन उसके प्रयासों से इटली में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गई, जग गई। अब हार तो गया, लेकिन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा करके गया। अब क्या हुआ, मेजनी के बाद आया काबूल। काबूल समझ गया लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमको बनना होगा चतुर। और जब कोई चतुर होता है तो वह निश्चित रूप से एक कुशल कूटनीतिज्ञ जरूर बनेगा। तो वह चतुर भी था और कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। सबसे पहले उसने देखा कि हमारे देश, जो कि मेरा जो देश इटली है, इसके एकीकरण में बाधा कौन है। तो उसने देखा कि सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने में कौन है, ऑस्ट्रिया है। सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने में कौन है, ऑस्ट्रिया है। तो इसके लिए सबसे पहले उसने क्या किया, देखा ऑस्ट्रिया का विरोधी कौन है, तो उसने देखा ऑस्ट्रिया का विरोधी कौन है, फ्रांस है। तो कहा फ्रांस से दोस्ती कर लो, फ्रांस से क्या कर लो, दोस्ती कर लो। फिर इसको लगा कि इटली का जो समस्या है, अगर हम इसको पूरे यूरोप का समस्या बना देंगे, अगर हम अपने घर की समस्या को पूरे समाज की समस्या बना देंगे, तो मेरा घर का समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, जो उसके देश की समस्या थी, उस देश की समस्या थी इटली का एकीकरण, उसको उसने क्या किया, संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। कहा कि ये पूरे यूरोप का क्या है, समस्या है। फिर उसने क्या किया, नेपोलियन तृतीय से भी समझौता किया। जब इतना चीज हुआ, जब कोई व्यक्ति जो
चतुर भी हो और कूटनीतिक भी हो और अपने देश के लिए काफी कार्य कर रहा हो, तो क्या हुआ, इस कार्य को वहां की जनता ने समझा। तो जो उत्तर और मध्य इटली था, वहां की जनता ने क्या किया, काबुल का समर्थन किया। तो हमने मेजनी के बारे में पढ़ लिया, काबुल के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास कौन है बचा है, अब हमारे पास बचा हुआ है गैरीबाल्डी। हमारे पास अब कौन बचा हुआ है, गैरीबाल्डी। तो ये जो गैरीबाल्डी था, यह एक साहसी क्रांतिकारी था, जो काबुल से वैचारिक रूप से भिन्न था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था। देखो, जब मेजनी काम कर रहा था तो सिर्फ ये एक योद्धा था, इसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चतुर भी हो और कूटनीतिक भी हो, ये सिर्फ योद्धा था। काबुल जो था, जब काबुल का समय आया तो ये अकेला नहीं था, इसको एक और व्यक्ति का सहयोग मिला जिसका नाम था गैरीबाल्डी, जो बिल्कुल मेजनी की तरह क्रांतिकारी था। तो ये अकेला था इसलिए हार गया, यहाँ दो हो गया था इसलिए ये लोग जीत गए। तो गैरीबाल्डी क्या था, एक साहसी क्रांतिकारी था, ठीक है, जो काबुल से वैचारिक रूप से भिन्न था। ये दिमाग से चल रहा था और ये बल से चल रहा था, ये बुद्धि से चल रहा था और ये बल से चल रहा था। तो दोनों का वैचारिक रूप से क्या हुआ, भिन्नता थी, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या था, एक ही था, इटली का एकीकरण। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जब तीनों नेताओं ने प्रयास किया तो 1871 ईस्वी में, कब, 1871 ईस्वी में इन तीनों नेताओं के प्रयासों से इटली का क्या हो गया, एकीकरण पूरा हो गया। इटली का एकीकरण पूरा हो गया। तो क्लियर हो गया, हमने पहला सवाल को बना लिया है। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे पास दूसरा सवाल क्या है। हम लोगों ने इटली का एकीकरण को पढ़ लिया है। अब हम लोग दूसरा देश जो है जर्मनी के एकीकरण की बात कर रहे हैं। तो जैसे उधर 3 लोगों ने योगदान दिया, तो इधर भी किसी ने योगदान दिया होगा। तो यहाँ वो उस व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क। उस व्यक्ति का क्या नाम था, बिस्मार्क। तो देखते हैं, कहता यह एक महान कूटनीतिज्ञ, इसको कूटनीति भी आती थी, लेकिन इसके अलावा यह शक्तिशाली सेनापति भी था। यानी यह एक ऐसा व्यक्ति था जो फाइटर भी था और गेमर भी था, यानी इसके पास बल और बुद्धि दोनों था, बल और बुद्धि दोनों था। तो जब किसी व्यक्ति के पास बल और बुद्धि दोनों होगा तो इसका मतलब होगा उसने किसी इंपोर्टेंट संस्था में काम किया होगा। तो पर्सा का जो प्रतिनिधित्व जिस समय वो कर रहा था, तो उस समय उसको जर्मन डाइट में कार्य करने का अनुभव मिला था, ठीक है। तो इसने चीजों को समझा, इसको लगा, किसको, बिस्मार्क को, कि जर्मनी का एकीकरण तभी हो सकता है जब एक ऐसी नीति अपनाई जाए जो काफी मजबूत हो। तो उसने उसका नाम दिया रक्त और लोह, यानी हमें रक्त बहाना पड़ेगा और हमें चाहिए लोहा लड़ने के लिए, औजार, हथियार। तो नाम से स्पष्ट है, रक्त और लोह, यानी खून बहाना पड़ेगा। कैसे बहेगा, तो हाथ में चाहिए हथियार। यानी उसने किसको अपना प्रमुख साधन माना, सैन्य शक्ति को। यानी उसको लगा बिना सैन्य शक्ति का ये चीज नहीं हो सकता है। तो अब उसको चाहिए सैन्य शक्ति, तो सैन्य लड़ने के लिए चाहिए सोल्जर। तो सोल्जर कैसे मिलेगा, तो उसने कहा पूरे देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू हो रहेगी। अब वहां पर सभी लोग सैन्य सेना में अपनी सेवा देना शुरू किए। अब सिर्फ सेना के मजबूत होने से काम नहीं होता है, हमें चाहिए एक ऐसा नेता जो सेना को नेतृत्व दे सके राजनीतिक रूप से, जैसे अभी हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं। तो बिस्मार्क ने क्या किया, पर्सा को सबसे पहले राजनीतिक और सैन्य रूप से इतना मजबूत बनाया। राजनीतिक रूप से भी बनाया ताकि कोई लोग भारत के विरोध में ना जा सके, जैसे प्रधानमंत्री माननीय महोदय ने किया, उसी तरह उसने जर्मनी का किया। और सैन्य रूप से मजबूत बना दिया कि वो ऑस्ट्रिया से किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि अनिवार्य सैन्य सेवा लागू थी और लड़ाई उसका किससे होना था, ऑस्ट्रिया से। अब लड़ने के लिए उसको चाहिए था दोस्त, लड़ने के लिए उसको चाहिए था दोस्त। तो सबसे पहले उसने क्या किया, इटली से संधि कर लिया। जब उसने इटली से संधि किया तो जैसे उसको दोस्त मिला तो सबसे पहले कहा मेरा जो विरोधी है ऑस्ट्रिया, उससे हम लड़ेंगे युद्ध, और उससे किया युद्ध और उसको हरा भी दिया।
जैसे ऑस्ट्रिया हार गया तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। कहां से समाप्त होगा, जर्मन क्षेत्रों से, क्योंकि हराया था उसको बिस्मार्क ने। और जैसे ऑस्ट्रिया हारा तो कहता है कि एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया, यानी जर्मनी का 2/3 भाग पूरा हो गया था। अब बचा था 1/3, अब बचा था 1/3। अब उसने क्या किया, देखा कि अब हमारे विरोध में कौन है। उसके बाद वो देखता है मेरे विरोध में फ्रांस है, मेरे विरोध में कौन है, फ्रांस है। तो कहा चलो तुमसे भी लड़ेंगे, तुमसे भी लड़ेंगे। और उस लड़ाई का नाम था सेडान, और फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से हरा दिया। तो जब दोनों को हरा दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, एक समय आया जिसका नाम था 1871 ईस्वी। उस समय तक में जर्मनी एक सशक्त और एकीकृत राष्ट्र बन गया था। किसके नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। पूरा लाइन लिखा हुआ है, तुम चाहो तो कुछ लाइन जोड़ सकते हो, चाहो तो कुछ लाइन हटा सकते हो। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो सबसे पहले चीज लिख दिए, राष्ट्रवाद क्या है समझा ही चुके। यह एक ऐसी भावना है जिसमें एक ही सांस्कृतिक, भौगोलिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होती है। सबसे पहले लिख दिए राष्ट्रवाद है क्या। तो सबसे पहला क्या, उदय के कारण। कहता है कई कारण थे। सबसे पहला कारण, आखिर ये जो भावना है राष्ट्रवाद, इसका जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसका जन्म कहां से हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया था, इस भावना को जन्म दिया था। तो भावना का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि इसने क्या किया था, राजनीतिक शक्ति को, जो अभी तक राजा और कुलीन लोगों के हाथ में थी। पहले माना जाता था कि राज करने का काम क्या है, सिर्फ राजाओं का काम है, आम जनताओं को इन सभी चीजों से क्या रहना है, दूर रहना है। तो इसने क्या किया, इस भावना को इन लोगों के हाथों से निकाल के आम जनता के हाथ में दे दिया कि राज करने का काम आम जनता का है, यानी लोकतंत्र की बात हो गई। ये काम हो गया, फ्रांसीसी क्रांति हो गई। उसके बाद आया नेपोलियन। उसके बाद कौन आया, नेपोलियन। तो नेपोलियन जो है ना, काफी युद्ध किया था, लेकिन युद्ध का सबसे अच्छा परिणाम क्या हुआ, भले ही ये जीतता था, दूसरे लोग हारते थे, लेकिन जहां भी युद्ध हुआ वहां राष्ट्रवाद की भावना को क्या मिला, बढ़ावा मिला। उस दौरान क्या हुआ था, कोई चीज भावना को अगर बढ़ावा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके विरोध में कोई लोग है। तो विरोध में जो लोग थे वो काफी निरंकुश थे और जन भावनाओं को क्या कर रहे थे, दबा रहे थे। जब किसी चीज को दबाया जाएगा तो जनता में क्या होगा, असंतोष होगा। जनता में क्या होगा, असंतोष होगा। और यह असंतोष किस रूप में जन्मा, राष्ट्रवाद की भावना के रूप में जन्मा। तो कारण को हमने पढ़ लिया, अब है प्रभाव। कहता है कि प्रभाव क्या हुआ, तो जैसे इस भावना का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद है, यानी एक जैसे लोगों में एक होने की प्रवृत्ति थी, तो क्या हुआ, एकीकरण हुआ। एकीकरण किन लोगों का होगा, जो छोटे छोटे राज्य होंगे। तो छोटे छोटे राज्यों का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। अब कहता है ये जो एकीकरण की भावना थी, कोई भी विचार फैलती है, एक जगह सीमित नहीं रहती है। तो कहता है यह केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अफ्रीका भी पहुंच गया और एशिया में भी पहुंच गया। तो जब यहाँ पर भावना पहुंची तो यहाँ पर क्या हुआ, विदेशी शासन के विरुद्ध क्या हुआ, आंदोलन हुआ। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यह जो राष्ट्रवाद के कारण थे, जिस कारण से यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, उसी कारण दुनिया के राजनीतिक नक्शे में व्यापक परिवर्तन भी आया। क्लियर हो गया, हमने 3 नंबर को भी देख लिया। आगे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है,
जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। चलो देखते हैं। फ्रांस में बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद की भावना क्या हुआ? बढ़ रही थी। जब किसी चीज की भावना बढ़ेगी तो क्या होगा? जनता में जागरूकता आएगा। जैसे ही जागरूकता आएगा तब क्या होगा? बाकी लोग भी उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर जो उदारवादी और सुधारवादी लोग थे वो इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन कोई समर्थन कर रहा था तो कोई क्या होगा? विरोध में भी होगा। तो एक व्यक्ति था चार्ल्स दसम, यानी चार्ल्स एक्स 10। यह एक निरंकुश शासक था। उसने कहा कि नहीं, हम लोकतंत्र को स्थापित नहीं होने देंगे। तो इसके लिए उसने क्या किया? बाधाएं उत्पन्न की। राजा है, वो तो हर जगह खड़ा होगा नहीं, उसके लिए वो सेनापति रखेगा और प्रधानमंत्री रखेगा। तो उसका एक प्रधानमंत्री था जिसका कि नाम था पोलिगनेक। क्या नाम था उसका? पोलिगनेक। उसकी सहायता से उसने क्या किया? जो वहां अभिजात वर्ग थे, यानी अमीर लोग थे, कुलीन लोग थे, उसको ज्यादा अधिकार दे दिया, जो आम जनता को अधिकार नहीं थी। जब भी किसी को विशेष अधिकार होगा तो इसका मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं है। यानी जो समान नागरिक संहिता है, सबों के लिए समान चीज, उसको खत्म करने का भी उसने कोशिश किया। यहां तक ही उसका मन नहीं भरा था। चूंकि वो राजा था, कुछ करता था और उसका मन बढ़ जाता था। तो एक समय आया जिसका नाम था, जो दिन थी 28 जुलाई 1830 ईस्वी को, उसने 4 अध्यादेश जारी किए। राजा थे तो अध्यादेश वो जारी कर सकता था, जिसमें उसने क्या किया? प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी। ये जो समाचार पत्र होते हैं ना, ये स्वतंत्र होते हैं, इसकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। इसको कहा गया तुम वही लिखोगे जो तुम्हें बोला जाएगा। और संसद भंग कर दी गई। संसद जो होता है ना, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, तो जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार, तो उसको भंग कर दिया, यानी जनता के मनोबल को तोड़ने का काम किया। जब आप जनता के निर्णय को भंग कर देंगे तो क्या होगा? जनता में आक्रोश फैल जाता है। तो जनता में क्या हो गया? आक्रोश फैला। आक्रोश होने से क्या हुआ? विरोध शुरू हो गया। और जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी तो इसी को एक नाम दिया गया, जिसे बोला गया जुलाई 1830 की क्रांति। अब इस क्रांति का प्रभाव देखो क्या हुआ। कहता है यह क्रांति फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना फैल गई। लोग संवैधानिक सुधार को खोजने लगे और राजनीतिक एकीकरण की भावना को मजबूत किया। और आगे चलकर कई देशों में आंदोलन और परिवर्तन का यह क्रांति क्या हुआ? आधार बना। तो क्लियर हो गया। 4 नंबर सवाल भी हमने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। 5वां नंबर क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। देखो, यूनान भी क्या है? एक देश है। ये यूनान जो है ना, जब हॉलीवुड मूवी देखोगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा यूनान का क्या महत्व था। तो यूनान का जो इतिहास है ना, वो काफी गौरवशाली इतिहास वाला देश है। और इसी यूनान की सभ्यता ने यूरोप के दर्शन, कला, साहित्य और विज्ञान को प्रेरित किया है। जैसे भारत की सभ्यता जो है, नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे कंबोडिया हो, उसको प्रभावित किया है। उसी तरह यूनान का जो इतिहास है ना, पूरे यूरोप की सभ्यता को प्रभावित किया है। कहता है लेकिन इसके बावजूद, ये तो गुरु था, इसके बावजूद ये जो यूनान है ना, ये लंबे समय तक तुर्की शासन के अधीन रहा। एक यूरोप जो पूरे विश्व पे शासन कर रहा है, उसका ही जो गुरु है, उसके ऊपर ही किसी दूसरे का शासन है। उसका क्या नाम है? तुर्की। तुर्क का शासन था। जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो यूनान के लोगों को लगा कि जब हमने जिनको प्रभावित किया है वो इतने मजबूत है तो हम भी मजबूत हो सकते हैं। तो वहां पर क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना जगी। अब यूनानियों की तरह उनकी संस्कृति थी। फ्रांस यूरोप की जैसी संस्कृति है, वैसी संस्कृति यूनान की भी थी। भाषा भी है और धर्म भी क्या है? एक है। तो इन सभी चीजों के कारण क्या हुआ? यूनानियों में एकता की भावना थी। जब भी एकता की भावना आएगी तो मजबूती मिलती है, लोग को लड़ने का ताकत मिलता है।
तो इन्होंने इस चीज ने एक स्वतंत्र आंदोलन को क्या किया, जन्म दिया। आंदोलन हुआ तो आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए चाहिए एक नेतृत्वकर्ता। तो 1821 ईस्वी में एक व्यक्ति था, उसका नाम था अलेक्जेंडर चिपसिलांती। इसके नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। अब क्या हुआ, पूरा यूरोप तो यूनान से प्रभावित था। रूस का जार जो कि एक राजा था, उसके बावजूद वो यूनान के समर्थन में सहानुभूति जताई। जब रूस दे दिया तो फिर भाई इंग्लैंड फ्रांस क्यों पीछे रहता। तो सभी व्यक्तियों ने 1827 ईस्वी में इंग्लैंड हो, फ्रांस और रूस ने लंदन में एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया। उसका कहना था कि हमको तुर्की के विरुद्ध लड़ना होगा। तो लड़ेंगे कैसे, इसके लिए हम अकेले सक्षम नहीं है, हमें एक सैनिक कार्रवाई करनी होगी और वो होनी चाहिए संयुक्त। अब कि जब निर्णय हो गया तो युद्ध हुआ, तो तुर्की की सेना को बुरी तरह से हरा दिया गया। तब क्या हुआ, तुर्की का शासन था, तुर्की की सेना को हरा दिया गया, यानी यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब, तो 1832 ईस्वी में। और जब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो एक व्यक्ति को राजा बनाया गया, उसका नाम था ओटो। क्या नाम था उसका, ओटो। और वो कहाँ का शासक था, बवेरिया का शासक था। क्लियर हो गया। अब समाप्त हो गया है, अध्याय 1 समाप्त हो गया है। बहुत जल्द हम अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।